हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। एपिसोड नंबर 10 से इस ड्रामे का इस चैनल पर एक्सप्लेनेशन होने वाला है। हमने लास्ट पार्ट तक देखा था सोफिता और जेठ में बहुत बड़ी लड़ाई हो गई थी क्योंकि सोफिता से शायद रिन की डायरी फिर से खो गई थी। अभी वाली स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जेठ को कॉल आता है कि कहीं विटुन गायब हो गया। सुनने के बाद जेठ वहाँ से निकल जाता है। सोफिता उसके पीछे पीछे जाती है। जेठ उसे बोलता है कि अभी मुझे तुम्हारा कार चाहिए। वो उसे मना कर रही थी। वो उसे बोलता है कि अभी मैं तुम्हारे साथ लड़ने के मूड में नहीं हूँ। और उसके बाद वो गाड़ी के अंदर जाने वाला था। सोफिता बोलती कि मुझे हॉस्पिटल जाना है, जल्दी से ले चलो। वो बोल रहा था कि मैं तुम्हारे साथ लड़ने के मूड में नहीं हूँ, मैं कहीं और जा रहा हूँ। लेकिन सोफिता उसके साथ गाड़ी में बैठ जाती है और उसके बाद ये लोग पोंग के होटल पे पहुँच जाते हैं। सोफिता को पता चलता है विटुन को इन लोगों ने यहाँ पर लॉक करके रखा हुआ था और वो भाग गया। ये सुनने के बाद सोफिता बोलती कि तुम इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम में था कि अगर विटुन कृथा के पास चला गया तो सबसे पहले इन लोग के लिए तो प्रॉब्लम होने वाली थी। और यही चीज़ें ये लोग डिस्कस कर रहे थे। ये लोग अंदर चले जाते हैं। अंदर चले जाने के बाद पोंग, हिया और सब लोग परेशान थे और साथ ही में आंटी को भी समझाना था सब कुछ सिचुएशन हमें दिखाया जाता है। अभी जेठ और हिया बाहर आने की ट्राई करते हैं और उसके बाद जेठ सोफिता को बोलता है कि तुम अपने घर जाओ, मैं विटुन को ढूंढूंगा, उससे पहले वो कृथा के पास चले जाए। तो सोफिता उसे बोलती कि हो सकता है विटुन को मेरा पैसा, मतलब वो पैसे ऑफर करके उसका मुंह बंद करवा सकती है कृथा तक जाने के लिए, ऐसा वो बोलती है। सो हम देखते हैं कृथा को विटुन का कॉल आता है और वो बोलता है कि बस मुझे आपसे बात करनी है। पहले तो कृथा उससे एटीट्यूड दिखा रहा था, लेकिन बाद में वो बोलता है कि मुझे आपसे सच बताना है, मुझे पैसे चाहिए कंट्री से बाहर जाने के लिए, और मैं बदले में आपको उस बंदे का नाम भी बता सकता हूँ जो हिटमैन था और जिसने हमें धोखा दिया था। ये सब बोलता है और वो बोलता है कि मुझसे मिलने के लिए आप अकेले आइए, बस मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है और आपको मैं सब कुछ बताऊँगा, ऐसा वो बोलता है। और कृथा उसकी बातों के लिए ओके बोल देता है। ऑफ सीन से उपट होता है एक गैरेज जैसे एरिया पे, जहाँ पर कृथा अपने लोगों के साथ आया हुआ था और विटुन आया हुआ था। प्लान के हिसाब से विटुन देता है उस गनमैन का प्रोफाइल, यानी कि जेट का प्रोफाइल, साथ ही में कृथा देता है पैसा। थोड़ा आगे जाने के बाद कृथा अपने लोगों को इशारा करता है कि विटुन को रास्ते से हटाओ, और प्लान के हिसाब से वही होता है। लेकिन यहाँ पर जेट और उसके लोग आके विटुन को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। सो हम देखते हैं एक फ्लैशबैक जहाँ पर विटुन बहुत ज़्यादा गुस्से में था। पुलिस को उस टाइम पे उसने कृथा को कॉल किया और वहीं पर जेट आप पहुँचा था। दोनों में फाइट होती है और जेट उसे समझाने की ट्राई कर रहा था। और उसके बाद वो उसे बोलता है कि तुम उसे मेरा प्रोफाइल दोगे तो वो फ़ौरन तुम्हें मार डालेगा। लेकिन विजन को उसकी बात पे भरोसा था नहीं, ना ही वो जेट की बात पे कन्विंस हो रहा था। तो सोफिता क्या करती है ना, अगर तुम इसे मारोगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, एक क्रिमिनल को मार के तुम इसे जेल जाके क्या करोगे, मैं तुम्हें जितना पैसा चाहिए उतना दे दूँगी, बदले में इसकी जान छोड़ो और जो फेक प्रोफाइल देनी है वो दो, ऐसा उसने बोला हुआ था। उसके बाद ही उस जो विटुन था उसने मान लिया था। जेट काफ़ी इम्प्रेस था। वो पूछता है कि ऐसे मैंने तुम्हें जो ट्रेनिंग दिया है उसका कुछ तो फ़ायदा हुआ है ना, तुमने बहुत अच्छे से आज हैंडल किया सिचुएशन को। और सोफिता के पास तो गन भी था। वो उसे पूछता है कि तुम्हारे पास गन कैसे आया। सोफिता बोलती है कि ये गन फेक है, तुमने बोला था मुझे एक गन रखो तो मैंने एक गाड़ी में रखा हुआ था अपनी सिक्योरिटी के लिए, ऐसा वो बोलती है। जेट बोलता है कि अच्छा एक बात बताओ, विटुन जब मुझे टारगेट कर रहा था गन से, अगर उसने सच में शूट कर लिया होता तो मेरा क्या होता, तुम्हारा गन तो फेक था तभी। सुविधा बोलती है कि अगर ऐसा होता तो तुम्हारा बैड लक होता ना, तुम्हारी बदकिस्मती, तुम्हारी लाइफ शॉर्ट टाइम होती है, ऐसा मैं समझ लेती है, ऐसा वो बोलती है। ये सुनने को तो तुम हंसने लग जाती है। और उसके बाद जेट सुविधा के कानों में आता है। सुविधा ना शॉक हो गई थी और वो बोलता है कि जंगली बिल्ली। और उसके बाद सुविधा का तो पूरा चेहरा ही लाल पड़ जाता है। तुम बोलते कि बॉस क्या हुआ आपको, आप इतनी ज़्यादा लाल क्यों पड़ गई, यहाँ पर बहुत गर्मी है क्या। सुविधा बोलती कि इतना ज़्यादा पूछने की ज़रूरत नहीं है, चलो चुपचाप। और जेट उसे दरवाज़ा खोलता है और वहाँ से चली जाती है। जेट ना काफ़ी प्यारी सी स्मेल दे रहा था। यह बोलता है कि ओ क्या बात है बॉस, आप इतना स्मेल कर रहे हो, बोल के उसे चिढ़ाने लग जाता है। तभी जेट बोलता है कि मैं इस लड़की को दुनिया में सबसे ज़्यादा हेट करता हूँ। ऐसे बोलने में तो वो बोल रहा था लेकिन स्मेल तो बहुत ज़्यादा कर रहा था। यह बोलता है कि हाँ बॉस समझ में आ रहा है, आप हेट करते हो लेकिन आपकी आंखें चमक रही है और वहाँ पर कुछ मार्क्स है बॉस आपके फेस पे, ऐसा वो बोलता है। जेट बोलता है कि कैसा मार्क्स। तभी वो बोलता है कि आप जो स्मेल कर रहे थे ना उसका मार्क्स कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गया आपके फेस में, बोल के उसे चिढ़ा रहा था। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हिया, पोंग और जेट साथ में थे। और यहाँ पर एक्चुअली क्या था ना, विटुन को जेट ने बोला हुआ था कि एक ऑडियो क्लिप रिकॉर्ड करना है, लेकिन विटुन ने वो किया नहीं था। और अभी दिखाया जाता है सोफिता के बाद जेट जाता है और वो बोलता है कि विटुन ने वो क्लिप रिकॉर्ड नहीं किया है। सुनने के बाद वो बोलते कि कोई बात नहीं, अब इतना तो कन्फर्म हो गया है कि विटुन ट्रस्ट करने लायक नहीं है। और उसके बाद सोफिता को जेट पूछता है कि वो डायरी कहाँ पर है। वो बोलती है कि मुझे नहीं मिल रहा, मैं भूल गई कहाँ पर रखा हुआ था, बस मैं तुम्हें दिखाना नहीं चाहती
चाहे भी मिल भी जाए तो ये सुनेगा तो बोलता है मुझे चाहिए वो, लेकिन वो उसे बोलती कि मैं नहीं चाहती कि तुम्हें वो डायरी मिले, मैं नहीं चाहती मेरी बहन ने तुम्हारे बारे में क्या लिखा है वो पढ़ो, ऐसा वो बोल देती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे वाला सीन, जहाँ पर जेठ शोभिता के ऑफिस वाले रूम पे पूरा चेक करने लगता है डायरी के लिए। वो उसे मना कर रही थी और वो बोल रही थी कि तुम क्या देखना चाहते हो। तभी जेठ बोलता है कि मैं उस बंदे को ढूंढना चाहता हूँ उस डायरी में जिससे रीन प्रेग्नेंट हो गई थी। वो बोलते कि रीन ने उस डायरी में सिर्फ तुम्हारे बारे में लिखा है, उसके अलावा कोई भी नहीं। तभी जेठ बोलता कि मैं नहीं मानता, तुम बस बकवास कर रहे हो, क्योंकि अगर मैं नहीं हूँ तो कोई और है, और ऐसा हो सकता है कि कोई तुम्हारी नज़दीकी वाला इंसान हो और तुम इस बात को एक्सेप्ट कर नहीं पा रहे हो, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद वो डायरी ढूंढने लगता है। और इसी चक्कर में क्या होता है ना, शोभिता उसे रोक रही थी, जेठ उसे धक्का देता है और उसे चोट आ जाता है छोटा सा। जेठ को रियलाइज होता है कि हाँ इसने शायद गुस्से में ज़्यादा कर दिया, और उसे सॉरी बोलता है और उसके फेस पे दिखने लगता है। शोभिता उसे धक्का देती है और बोलती कि तुम जिस चीज़ को ढूंढ रही हो ना, वो मेरी बहन मर गई है, और उसका तकलीफ ना मेरे दिल पे, और मेरे दिल में जो तकलीफ है, जो मेरा घाव है, उसको फिर से क्यों करत रहे हो, ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद वो उसे वहाँ से जाने के लिए बोल रही थी। ये सुनने के बाद जेठ बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि इस दुनिया में सिर्फ तुम हो जिसके पास तकलीफ है, जिसको प्रॉब्लम है, तुम वो हो जिसने अपनी बहन को खोया है, और मैं वो बंदा हूँ जिसको एक्यूज किया गया है, जो मैंने किया नहीं उस बात के लिए मुझे ब्लेम किया जा रहा है, मुझे जानना है सच क्या है, बोल के वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। शोभिता रोने लग जाती है। नेक्स्ट सीन क्या था ना, शोभिता को वेटिंग ड्रेस ट्राई करने के लिए शॉप पे आई हुई थी, और यहाँ पर उनके साथ वो थी जेठ बाहर उसका वेट कर रहा था बाइक, और शोभिता इतनी प्रीटी लग रही थी, जेठ बाहर से उसे देखे जा रहा था। और साथ ही में उन उसे जो कॉम्प्लीमेंट दे रहा था, उन और शोभिता कितने क्लोज थे ये देखिए जेठ को कहीं ना कहीं 1%, हाँ 0.1% बोल सकती हूँ, उसे जेल से फील हो रही थी। हमें दिखाया जाता है उन उसे बोल रहा था शोभिता को कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन उसे बोलता है नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं मेरे ड्राइवर के साथ चल जाऊंगी। बाहर आती है शोभिता, जेठ उसे बोलता है कि चलो। वो बोलती है शोभिता कि तुम मेरे ड्राइवर हो और अभी आए हो। तभी जेठ बोलता है कि सुबह तो तुम मुझे छोड़ कर आ गए और अभी ड्राइवर बोल रहे चुपचाप चलो, बोल के उसे ले जाने लगता है। तभी वहाँ पर तो मोटरसाइकिल था। शोभिता बोलती कि मैं इस पे नहीं जाऊँगी, कार कहाँ गया। जेठ बोलता है कि ओ रिपेयरिंग में, अभी तुम्हें इसी पे जाना पड़ेगा, या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट लो, और तुम्हें तो पता है कितना डेंजरस तुम्हारे लिए, चुपचाप इस पे चलो, ऐसे भी आधे घंटे में तुम्हारी मीटिंग है, बोलता है। और उसके बाद शोभिता को हेलमेट पहना देता है और बाइक पे वो ले जाता है। और ये तो ऑफिस वाला रास्ता था नहीं, और गाड़ी पे बाइक पे आधे रास्ते में जाने पर शोभिता बोल रही थी कि मैं यहीं पे जंप मारूंगी, तुम रास्ता क्यों बदल रहे हो। लेकिन जो जेठ था उसे स्पीड ब्रेकर मारते हुए हॉस्पिटल पे ले जाता है। हॉस्पिटल पे जाने के बाद वो बोलते कि तुम मुझे हॉस्पिटल पे लेके क्यों आए हो। जेठ बोलता है कि क्योंकि तुम्हारी सिचुएशन नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं है, और तुम अगर मैं नॉर्मली बोलता कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल पे ले जाना चाहता हूँ साइकाइट्रिस्ट के पास, तुम थोड़ी मानती, इसलिए मैं ऐसे ले आया। शोभिता बोलती कि मैं कोई पागल नहीं हूँ, मुझे घर जाना है, बोल के वो जाने वाली थी। तभी शोभिता को जेठ बोलते कि तुम क्या चाहती हो, तुम्हारे पापा अपनी दूसरी बेटी का भी फनरेल करे खुद के मरने से पहले, तुम क्या ये सब चाहती हो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि तुम पागल हो, लेकिन तुम्हें थोड़ी सी ट्रीटमेंट चाहिए, थोड़ी सी साइकेट्रिक ट्रीटमेंट चाहिए, अगर काउंसलिंग लोगी तो क्या होगा, तुम्हें अभी भी पिल्स की ज़रूरत पड़ती है, ऐसा वो बोल रहा था। शोभिता बोल रही थी कि मुझे बस इंसोमिया है, ऐसा वो बोल रही थी। जेठ बोलता है कि बस सोचो, तुम अपने पापा के लिए इतना नहीं कर सकती, क्या तुम अपनी कंपनी को ऐसे जाने दोगी। शोभिता आप थोड़ी मना कर सकती है। तो वो डॉक्टर से चेकअप करवाती है, और उसके बाद ये दोनों वापस ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। एक रेस्टोरेंट पे दिखाया जाता है, बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। शोभिता और जेठ चले जाते हैं वहाँ पर। जेठ एक बंदे को देखने के बाद शॉक हो जाता है, वो बंदा ऐसे ज़मीन पे लेटा हुआ था, वो उसे उठाने की ट्राई कर रहा था। ऑप्शन शिफ्ट रहता है हॉस्पिटल पे। जेठ काफ़ी ज़्यादा परेशान था। शोभिता बोलती कि वो ठीक हो जाएगा, उसकी फैमिली मेम्बर्स आएंगे, हम चलते हैं। तभी जेठ बोलता है कि तुम जाओ, और उसे का जो चाबी था वो दे देता है, और वो वहीं पर बैठा हुआ था। शोभिता जाने वाली थी, तभी एक ओल्ड लेडी आती है और साथ में दो उनके बच्चे थे। वो आके सीधा जेठ को एक स्लैप मारती है, और वो बोलती कि तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब करके सब कुछ हासिल कर पाओगे, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम हमारी फैमिली के लिए बदकिस्मती और बैड लक हो, ऐसा वो बोलने लगती है। और वो बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम अपने पापा को मारने के बाद सोच रहे हो कि उनकी सारी प्रॉपर्टी हड़प लोगे ना, लेकिन ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, तुम हमारी फैमिली के लिए एक कलंक को, ऐसा बोले जा रही थी। शोभिता आके उन्हें रोकती है, बोलती है यहाँ पे ये सब क्या बकवास कर रहे हैं, इस इंसान की वजह से आपके हस्बैंड की जान बच सकती है, उसने हॉस्पिटल तक ले आने में कितनी मदद की, और आप उसे थैंक यू कहने की जगह ऐसा बोल रहे हो। तभी वो बोलते कि ऐसा नहीं है, ये बंदा मेरे हस्बैंड का पहली वाइफ का बेटा था, ऐसा वो बोल के, मतलब एक्चुअली क्या था ना, ये जो बंदे थे वो जेठ के असली पापा थे, और ये जो आंटी जी थी वो जेठ की स्टेप मॉम थी। और जेठ को काफ़ी ज़्यादा भला बुरा सुनाने लग जाती है। ये सब सुनने के बाद
जेठ बोलता है कि हाँ आप सच बोल रहे हैं, मैं चाहता हूँ हाँ ये मरे, मतलब मेरे डैड मरे जिस तरह से उन्होंने मेरी मम्मा को मरने के लिए छोड़ दिया था। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, आपके घर की मुझे एक भी फूटी कौड़ी नहीं चाहिए। और एक बात आप मत भूलिए कि अब मैं आपके घर का वो पालतू कुत्ता नहीं जो आपकी हर बात सुनूंगा। और अभी मुझे ना इस तरह से आपने आप कंट्रोल करने की ट्राई भी मत कीजिएगा, क्योंकि मैं वो छोटा बच्चा नहीं हूँ, मैं बड़ा हो चुका हूँ और मैं आपकी फैमिली पे डिपेंडेंट नहीं हो बोल के वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। सोभिता उसके पीछे पीछे जा रही थी और जेठ वहाँ से टैक्सी लेकर चला गया था, जिसके चक्कर में सोभिता को उसके पीछे पीछे दूसरी टैक्सी में आना पड़ता है। हमें दिखाया जाता है जेठ एक जंगल जैसा एरिया था, वहाँ पर छोटा सा घर था, वहाँ पर आता है और वो अपनी चाइल्डहुड मेमोरी याद करने लग जाता है। तो क्या था ना, जेठ के पापा ने जेठ की मम्मा से शादी किया था। वो लव मैरिज था, लेकिन बाद में जेठ के पापा बहुत ज़्यादा अमीर फैमिली को बिलोंग करते थे और अगर उस जेठ की मम्मा को उसके घर पे वाइफ बना के ले जाते तो उसकी सारी प्रॉपर्टी से बेदखल होने वाले थे, जिसकी वजह से जेठ के पापा ने बस जेठ को लेके चले गए। और वो भी सर्वेंट का बेटा बोल के, मतलब होता है ना काम करने के लिए घर में, ऐसा बोल के। और जेठ की मम्मा से उन्होंने अलग कर दिया, साथ में कभी भी जेठ को उस घर में वो प्यार मिला ही नहीं। और आप लोग समझ सकते हो, वो था तो लीगल बेटा, लेकिन उसे एलिजिबल चाइल्ड बन के उस घर में रहना पड़ा, वो भी नौकर बन के। और वही चीज़ें जेठ याद कर रहा था, उसकी आंखों से कंटिन्यूसली आंसू आ जा रहे थे। सोभिता आ पहुँचती है और उसके बाद सोभिता बोलती कि तुम यहाँ पर इतने सैड क्यों हो। और उसके बाद जेठ उसे बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम जाओ। सोभिता बोलती कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें थोड़ी देर कंपनी दे देती हूँ। और उसके बाद सोभिता बोलती कि ये तुम्हारा घर है क्या। तभी जेठ बोलता है कि नहीं, ये मेरा पुराना घर है जहाँ पर मेरी माँ रहा करती थी। और उनको जब बहुत ज़्यादा बीमारी हो गई थी तो उन्होंने ट्रीटमेंट करने के लिए भेज दिया। उसके बाद सोभिता पूछती कि तुम्हारी मम्मा को कौन सी बीमारी थी। जेठ बोलते कि जैसे तुम्हारे पापा को बीमारी है, मतलब हार्ट पेशेंट थी। और उसके बाद वो वही चीज़ें बताने लगता है जो अभी मैंने आप लोगों को बताया, उसका पास्ट। जो सुनने के बाद सोभिता को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और आज जाके जेठ का कुछ तो पास्ट रिवील हुआ था। जेठ बहुत सैड था। सोभिता बोलती कि मेरा कार वहाँ पर पार्किंग है, तुम अगर आना चाहोगे तो आ जाना, मैं वेट कर रही हूँ बोल के जाने वाली थी। तभी जेठ उसे हाथ पकड़ता है और वो बोलता है कि क्या तुम थोड़ी देर यहीं पर रह सकती हो। और उसके बाद सोभिता वहीं पर बैठ जाती है और जेठ उसके कंधे पे ऐसे सर रख के सो जाता है। शाम को दिखाया जाता है जेठ और सोभिता घर आ जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है जेठ का मूड अभी भी लो ही था और विन फिर से पागल कुत्ते की तरह उसके सामने आके बोलता है कि तुम मेरे फ्रेंड्स को कहाँ लेके गए थे। ये सुनने के बाद जेठ को बहुत गुस्सा आता है और उसे धक्का देते हुए बोलता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, मुझे मारना है, मुझे पीटना है, ठीक है पीटो, लेकिन ऐसे कोई स्टूपिड सा रीज़न मत बताओ बोल के वो उसे प्रोवोक करता है और वो इन्हों से एक पंच मारता है। इसे देखने के बाद जेठ बोलता है कि बस इतना मार सकते हो, इसे पंच बोलते हो तुम, थोड़ा ज़ोर से मारो। और उसके बाद वो इन्हों से एक और मारता है। उसके बाद जेठ उसे बोलता है कि मैं तुम्हें एक सजेशन दूँ, तुम ना साड़ी पहन के बैठो, इतना कमज़ोर मुक्का। और उसके बाद वो बहुत गुस्से में आता है और उसे बहुत बुरी तरह से मारता है। और उसके बाद जेठ हंसने लग जाता है और वो बोलता है कि हाँ ये थोड़ा अच्छा था, ये अभी मुझे दर्द भी हो रहा है और थोड़ा सेटिस्फाइंग भी है, मुझे लगता है तुम्हें अब सुकून तो मिल रहा होगा। सोभिता उसे रोकती है विन को, क्योंकि विन उसे और भी ज़्यादा मारने वाला था। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जेठ वहाँ से चला गया और विन और सोभिता में आर्गूमेंट चल रही थी और सोभिता गुस्से में अंदर चल जाती है। अंदर चले जाने के बाद सोभिता जो हुआ उसके बारे में पापा को बताती है और जेठ का जो असली नाम है उसके बारे में बताती है, मतलब उसका जो सरनेम। ये सुनने के बाद सोभिता के पापा बोलते कि ये सरनेम मुझे कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। और बाद में अंकल जी को रियलाइज़ होता है कि ये तो बहुत बड़ी फैमिली को बिलोंग करता है, मतलब ये जेठ जो है ना उसका सरनेम बहुत बड़ी फैमिली को बिलोंग करता है थाईलैंड में। जब ये बात पता चलता है सोभिता भी शॉक हो जाती है। और उसके बाद सोभिता को दिखाया जाता है वो रूम में थी, वो सो नहीं पा रही थी, वो तरफ ऐसे खिड़की से देखती है तो नीचे जेठ बहुत ज़्यादा बुरी हालत में था, वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा था और ऐसे पड़ा हुआ था, जो देखने के बाद सोभिता से अब रहा नहीं जाता और वो नीचे आ जाती है। जहाँ पर जेठ की हालत बहुत ज़्यादा बुरी तरह से बिगड़ी हुई थी। सोभिता आती है और वो जेठ को रोकते हुए बोलती कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, तुम्हारी लाइफ की वैल्यू इतना है, तुम ये सब क्या कर रहे हो, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया, तुम्हारे पापा के साथ तुम रह सको और तुम अपनी लाइफ को इस तरह से बर्बाद कर रहे हो, तुम इतना ज़्यादा बेवकूफ़ हो, इतने बड़े डरपोक हो, ऐसा वो बोलने लगती है। तभी जेठ बोलता है कि तुम्हें लगता है कि मेरा लाइफ कोई मैटर करता है किसी के लिए, मुझ जैसे क्रिमिनल का। तभी सोभिता उससे पूछती है कि अगर तुमने रीन को नहीं मारा है, रीन की जान तुम्हारे वजह से नहीं गई है, तो तुम किस बात के लिए अपने आप को मर्डर बोल रहे हो। सो जेठ बोलता है कि मैंने भले ही रीन को ना मारा हो, लेकिन मैंने किसी और को मारा है। एंड देन हम फ्लैशबैक में चलते हैं जहाँ पर जेठ एक बहुत बढ़िया शूटर था
और एक होता क्या है ना, शूटर कंपटीशन में वो नंबर 1 पे आता है, जो नंबर 2 पे आया हुआ था वो जेड को बहुत बुरी तरह से बुली करने लगता है। ये कहते हुए कि तुम एक मिस्ट्रेस के सन थे और मैं बस देखना चाहता था कि मिस्ट्रेस के सन को जिता के कैसा फील होता है, मैं बस रहम खा के तुम्हें ऐसे मैंने जिताया है बोल के उसे उस्काने लगता है। पोंग उस बंदे के साथ लड़ने लगता है और यहाँ पर होता क्या है ना, पोंग को वो बंदा शूट करने वाला था और अब बंदे के हाथ में गन था, जेड के हाथ में भी गन था और उसके अभी मतलब होता है ना इंस्टेंट वो क्या करे उसे समझ नहीं आ रहा था, तो पोंग और अपने आप को बचाने के लिए उस बंदे को शूट कर देता है और उसे रियलाइज़ नहीं होता कि उसकी असलियत में मौत हो गई। और यस गाइस, इसी बात की वजह से जेड को जेल हुई थी और इसी बात की वजह से उसे क्रिमिनल कहा गया था। अभी दिखाया जाता है जेड और वो बोलता है कि प्रेजेंट में मैं बस अपने आप को बचाना चाहता था, मुझे पता नहीं था उसकी जान चली जाएगी, बस मेरे गुस्से की वजह से मैंने बहुत जल्दी रिया किया, इसी बात की वजह से मुझे जेल जाना पड़ा, मैंने सच्ची में जानबूझ के नहीं किया बोल के वो बहुत बुरी तरह से रोने लग जाता है। सोफिता ये सब देख के उसे बहुत बुरा लगता है, वो भी बस रोए जा रही थी और वो बोलती है कि जो गलती तुमसे हुई थी उसके लिए तुमने ऑलरेडी पे कर लिया, तुम जेल जा चुकी हो, अब अपनी लाइफ को इस तरह से स्पेल मत करो ना जेड, ऐसा वो बोलती है। जेड बस रोए जा रहा था छोटे से बच्चे की तरह और वो सोफिता के ऐसे सर के रो रहा था और सोफिता उसे कंसोल कर रही थी। ये बहुत बड़ा इमोशनल और भयंकर वाला मोमेंट था। हम देखते हैं अगले वाले सीन में सोफिता जेड को जैसे तैसे रूम में लेकर चली जाती है उसके वाले रूम पे और उसके बाद जेड इतना ड्राइंग करके बैठा हुआ था कि सोफिता के ऊपर वो गिर गया, मतलब अपने आप से कोई कंट्रोल हो ही नहीं रहा था खड़े होने का। सोफिता वहाँ से जाने वाली थी, जेड उसे बोलता है कि क्या तुम थोड़ी देर यहाँ पर रुक सकती हो मेरे साथ कोई भी नहीं है बोल के वो ऐसे बहुत चार फिस लगा के बोलता है। और उसके बाद अब दो बंदे एक दूसरे के साथ है तो ऐसे चुपचाप पूजा पाठ थोड़ी करेंगे, आप लोग गेस करो क्या होने वाला था। तो इन दोनों का रोमांस स्टार्ट हो गया। सोफिता थोड़ा झिझक रही थी लेकिन बाद में वो अपने इमोशन को कंट्रोल कर नहीं पाती और इनका रोमांस थोड़ा एक्सट्रीम लेवल जाने वाला था, लेकिन तभी क्या होता है ना, सोफिता रियलाइज उसकी बहन की मौत हुई है और उसने लेटर पे लिखा हुआ था और किस तरह से वो सोफिता रीन और जेड को अलग किया करती थी और उसे धक्का दे के वहाँ से चली जाती है। जेड को भी रियलाइज हो गया था कि ये क्या होने वाला था और किस बात से बच गया। हम देखते हैं सुबह वाले सीन पे जेड थोड़ा लेट उठा था, वो बाहर आता है तो देखता है कि सोफिता के पापा उसका वेट कर रहे हैं। जेड लेट उठने के लिए सॉरी बोलता है। सोफिता के पापा बोलते हैं कोई बात नहीं, शाम तुम्हें कहीं जाना है मेरे साथ, बस वो ब्लैक सूट पहन के आना है। सुनने के बाद जेड सोचता है कि ब्लैक सूट, और शाम को दिखाया जाता है एक फॉन्डल जैसा था। तो वहाँ पर जाने के बाद जेड को पता चलता है ये तो उसके पापा का फॉन्डल है। सो उसके पापा पास आउट हो गए थे। सो जो जेड के स्टेप मॉम थी ना, वो ऑब्वियसली जेड को वहाँ देख के तो अब वेलकम करने वाली थी नहीं, लेकिन यहाँ पर सोफिता के पापा बहुत अच्छा गेम खेलते हैं। ये बोलते हैं कि ये बंदा मेरा ड्राइवर है, अरे मेरे साथ आया हुआ है, आपका बेटा बन के नहीं। और उसके बाद वो उनसे आने दे देती है और सोफिता के पापा बोलते हैं कि तुम अभी अपने पापा को आखिरी बार बाय बोलो बोल के वो थोड़ा आगे जाते हैं। हम देखते हैं घर आने के बाद सोफिता के पापा के पास जेठ आता है और उन्हें थैंक यू बोलता है और सोफिता के पापा बोलते कि कोई बात नहीं, वो सब मेरी बेटी को थैंक यू बोलो अगर बोलना है तो, क्योंकि उसने मुझे सब कुछ बताया, उसके बाद मैं तुम्हें वहाँ तक ले पाया, ऐसा वो बोल रहे थे। और उसके बाद वो बोलते कि ये दुनिया कितनी छोटी है ना, तुम उसकी बड़े बेटी हो। मतलब जो जेठ के पापा थे ना, वो बहुत बड़ी फैमिली को बिलोंग करते थे, बहुत बड़ी रेप्यूटेड फैमिली। जो सोफिता बार बार बोलती है ना कि जेठ को क्रिमिनल और स्लम डॉग, लेकिन असल में जेठ सोफिता से भी बड़ा फैमिली को बिलोंग करता था। और जेठ जो भी है वो सच बताने लगता है कि उसके पापा ने किस तरह से उससे बस उससे लेके गए थे, उसकी माँ को मारने के लिए छोड़ दिया और प्रॉपर्टी से बेदखल होने की डर से उन्होंने उसकी माँ को छोड़ के दूसरी शादी कर ली थी। ये सब सुनने के बाद जेठ को सोफिता के पापा बहुत ज़्यादा हमदर्दी दिखा रहे थे और साथ में अब जेठ झूठ बोल नहीं सकता था। सो जो भी हुआ जेठ बोलता है किस तरह से उससे गलती से किसी इंसान की जान चली गई। जेल से वापस आने के बाद उसे पहला कॉन्ट्रैक्ट मिला था सोफिता की जान लेने का, वो यही बातें बताता है जो सुनने के बाद सोफिता के पापा शॉक हो जाते हैं। और इस तरह से एपिसोड नंबर 10 ख़त्म हो गया। आप लोग चाहते हो अगर इसका नेक्स्ट पार्ट बने तो कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट पार्ट ज़रूर लिख लेना। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हाँ गाइस, ले नाम खा का एपिसोड नंबर 21 से मैं अपना थर्ड चैनल यानी कि जो ड्रामा में इस ड्रामा को जिस चैनल पे कर रही थी मैं वही चैनल पे कंटिन्यू करने वाली हूँ। तो चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।